हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम महाराष्ट्र के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं विद कंसेप्ट। ठीक है, तो हम इसमें पहले थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने इसके 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये इस थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आइए देखते हैं। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हमें? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ 25 किलो जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इट एब्जॉर्ब 10 किलो जूल ऑफ हीट। जब भी क्वेश्चन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा हो सिस्टम की, तो अब हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, हीट प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? अगर हमारा सिस्टम है वो क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? हमारे सिस्टम ने वर्क डन किया है, और अगर हमारा सिस्टम वर्क डन करता है तो उसका जो W होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो W क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम ने यहाँ पे वर्क किया है, और वर्क किया है तो वो कितना होगा? -25 किलो जूल होगा। ठीक है, उसी प्रकार और क्या देके रखा है हमें कि जो हमारे सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, और जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है मतलब तो Q क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो कितनी होगी? 10 किलो जूल होगी। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? सिर्फ Q और W की वैल्यू पुट कर देना है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q कितना होगा? 10 प्लस W कितना है? -25 तो डेल्टा U कितना होगा फिर? 10 - 25। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? -15 किलो जूल। तो इसका जो ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन है इसका। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? 1.8 ग्राम वाटर इज वेपराइज्ड बाय सप्लाइंग 4 किलो जूल हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर? तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। हमको हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का निकालना है। ठीक है, और हमको वेट देके रखा है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट देके रखा है, और जो एनर्जी अप्लाई की है वो कितनी है? 4 किलो जूल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, वाटर का क्या हो गया? वेपराइजेशन हुआ है। मतलब वाटर पहले किस में था? लिक्विड के फॉर्म में था, और लिक्विड को अगर हमको वेपराइज करना है, वाटर को क्या करना है? हमको वेपर के फॉर्म में लाना है। ठीक है, मतलब गैसियस फॉर्म में लाना है। गैसियस से पहले क्या फॉर्म होती है? वेपर फॉर्म में होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? अगर वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है तो Q क्या होता है? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। तब क्या होगा? Q क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी। फिर क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी, तो Q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है और यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी में चेंजेस आया है। तो यहाँ पे एनर्जी का क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन हुआ है। कितना? 4 किलो जूल। तो यहाँ पे जो Q होगा कितना होगा? 4 किलो जूल होगा। ठीक है, ये पता है हमें। और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? Q/N होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल सकते हैं। तो अभी देखो, Q क्या है? पता है हमें। Q की वैल्यू पता है हमको। क्या पता है? 4 किलो जूल। और यहाँ पे N क्या होता है? नंबर्स ऑफ मोल्स। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल्स निकालना है। किसके लिए? वाटर के लिए निकालने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालने के लिए पहले नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर्स ऑफ मोल्स
अगर मुझे नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, तो वेट कितना दिया है हमें वाटर का, 1.8 ग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, तो मोलर मास कैसे निकाला जाता है, H2 के लिए मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालना है, यहाँ पे क्या दो H2 दो हाइड्रोजन है तो 2H प्लस ऑक्सीजन एक है तो उसका मोलर मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, H2 का मोलर मास कितना होता है, ग्राम पर मोल कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, तो हमको मोलर मास H2 का कितना पुट करना है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से ग्राम कैंसिल और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फिर मोल में आएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स में ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1.8 को डिवाइड करोगे 18 से तो क्या करना होगा, फिर यहाँ पे अगर मैं पहले इसको 0.1 कंसिडर करूँ तो ये कितना हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। तो 18 डिवाइड बाई 18 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कंसिडर करूँ 0.0 मतलब ये पूरा क्या होगा, 18 हो जाएगा। और 18 ऊपर से नीचे कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 मोल हो गए। ठीक है, तो अभी n की वैल्यू पता है और q की वैल्यू भी पता है तो हम हीट ऑफ वेपराइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमको q की वैल्यू पुट करना है और n की वैल्यू पुट करना है। तो चलो आइए निकालते हैं। तो डेल्टा H वेपराइजेशन निकालना हो तो Q की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय N की वैल्यू क्या है, 0.1 है। ठीक है, अगर इसको 1 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे और ये क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, जब 14 को डिवाइड करोगे 1 से तो डेल्टा H कितना आएगा, फिर 14 ही आएगा। तो डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन कितना आएगा, 14। और ठीक है, तो Q कितना था, किलो जूल में था और मोल क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल लिया। कितना हो गया, 14 किलो जूल पर मोल। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम में सीईटी में बहुत बार हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q/N होता है। आपको सिर्फ मोल्स निकालने होते हैं और हीट आपको गिवन होती है। या कभी कभी क्या होता है, डेल्टा H वेपराइजेशन की वैल्यू पता होती है और नंबर्स ऑफ मोल्स भी पता होते हैं, सिर्फ आपको Q भी पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इस फॉर्मूले के मदद से। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फ्रॉम H2N N2 गैस। ठीक है, और हमको ये 4 ऑप्शन देके रखे तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U। देखो सबसे पहले जो अमोनिया कैसे प्रिपरेशन होता है उसकी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। अमोनिया कहाँ से फॉर्मेशन होता है, H2 और N2 से होता है। तो जनरली इसकी रिएक्शन क्या होती है, जब N2 के 1 मोल प्लस हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स जब रिएक्ट होते हैं तो जो रिएक्शन होती है अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे कितने मोल्स बोले हैं, 2 मोल्स बोले, तो यहाँ हमको 2 मोल्स लेना है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की। तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है जनरली, डेल्टा H जो होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है। या अगर हमको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तब ऐसा लिखा जाता है। फिर और एक फार्मूला होता है, PV हमेशा क्या होता है, NRT होता है, तो हम PV की जगह पे NRT भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा NGRT लिख सकते हो। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, हमको गैस के लेने हैं। क्यों, क्योंकि सभी गैसेस देके रखे हैं, इसके लिए हमको नंबर्स ऑफ मोल्स गैस के निकालने हैं। इसकी मदद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, हमको क्या पूछा है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूछा है। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो क्या पूछा है, डेल्टा H, तो डेल्टा U को इस साइड ले आना है। तो मतलब डेल्टा H
माइनस डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डेल्टा एन जी आई टी। बस अभी हमको क्या निकालना है, सिर्फ डेल्टा एन निकालना है। और डेल्टा एन क्या होते हैं, किसके लिए निकालना है, गैस के लिए। तो क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये बात ध्यान में रखना है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स इसके लेने हैं, गैस के लेने हैं। अमोनिया के कितने मोल्स से, फिर यहाँ पे 2 मोल्स से, माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ आर रिएक्टेंट साइड N2 के 1 मोल, प्लस H2 के कितने मोल्स, 3 मोल्स से। ठीक है, तो निकालो फिर 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, तो 2 माइनस 4 कितना होता है, -2 होते हैं। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या पुट करना है, सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना है। तो डेल्टा यहाँ पे पुट कर देना है। तो जो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू और डेल्टा एन जी कितना निकाला हमने, -2 निकाला है, और ये आर टी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इसका ऑप्शन आएगा ए सही आएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है, और इसको कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन शो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। क्या पूछा है, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन पूछा है, और 4 एग्जांपल देके रखे। देखो सबसे पहले वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है एक्सपांशन और एक होता है कॉम्प्रेशन। एक्सपांशन का मतलब अगर गैस को एक्सपांड करोगे, मतलब पहले वॉल्यूम इतना था तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपांशन। और कॉम्प्रेशन का मतलब अगर प्रेशर दबाओगे नीचे की साइड तो क्या होगा, वो कॉम्प्रेस होते हुए जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 चीज होता है, अगर पहले इतना था पहले, और अभी क्या हो गया होगा, यहाँ से इतना हो गया होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्रेशन। ठीक है, और एक्सपांशन क्या होता है, जो पहले इतना था बाद में क्या हो गया, इतना हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपांशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सपांशन। तो अभी हमको पूछा गया है कॉम्प्रेशन शो कौन करेगा इन चारों में से। देखो तो जनरली क्या होता है, सॉलिड को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और गैस को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते ज़्यादातर। ठीक है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेंडमली घूमते रहते हैं, उनकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा एंट्रोपी होने के कारण क्या होता है, वो एक एटम के ऊपर दूसरे एटम डिपेंड नहीं करता है गैस का। इसके लिए क्या होता है, वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वो अपने एटम या मॉलिक्यूल्स से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, अपने आप घूमते रहते हैं रेंडमली। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, उनके पार्टिकल पास में होते हैं, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, वेल शेप होते हैं, और वेल शेप होने के कारण उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी रिएक्शन में क्या करना होगा, अगर कोई सॉलिड है और अगर गैस में चले जाएगा, सपोज करो इसको, अगर कोई सॉलिड है अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन होगा। ठीक है, और अगर कोई गैस है, अगर वो सॉलिड है, मतलब ऐसा कर रहे हैं, अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन होगा। ये ध्यान में रखना है। तो इस टाइप का एग्जांपल देखना है, और ये क्या होगा, एक्सपांशन का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसको देखना है कि गैस क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। तो अभी देखो NH4HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है। देखो किस में हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है। तो अभी हमको क्या मिला, यहाँ पे सॉलिड मिल गया। तो इसको लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्प्रेशन हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ पे सॉलिड मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड और गैस में, मतलब गैस से गैस ही बन रहा है, तो कॉम्प्रेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है, ये तो एक्सपेंशन भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस और गैस में, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिक्विड से लिक्विड और गैस में हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सपांशन ही हो रहा है। तो सबसे सुटेबल एग्जांपल क्या दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है, फर्स्ट वाला, कि गैस से किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, तो क्या हो गया, उसका कॉम्प्रेशन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा सकते हैं हम, ए लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक को इस प्रकार से कैलकुलेट करना था। ठीक है, अभी इसमें कॉम्प्रेशन पूछा है, तो अभी आपको कभी एक्सपेंशन का भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सपेंशन कैसे हो सकता है और कॉम्प्रेशन कैसे हो सकता है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज -75 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इस एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको देखिए घबराना नहीं। सबसे पहले हमको जो पता है उसको पहले लिख लेना चाहिए हमेशा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मतलब डेल्टा HF पता है अपने को। किसके लिए पता है, मीथेन के लिए पता है। कितना है, -75 किलो जूल पर मोल, ये पता है हमें, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी। हमको अभी एंथैल्पी चेंज निकालना है। क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है। एंथैल्पी चेंज निकालना है। किसके लिए निकालना है, CH4 के लिए निकालना है, ठीक है। तो एक इसका एक फार्मूला होता है, एंथैल्पी चेंज फॉर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जो एंथैल्पी चेंज निकालना है हमको मॉलिक्यूल्स के लिए, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ है, और नंबर्स ऑफ मोल्स, किसके, जिसका फॉर्मेशन हुआ है उसके मोल्स निकालने हैं। तो हमको क्या दे के रखा है यहाँ पे, हर जगह पे मीथेन की बात चल रही है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, मीथेन होता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीथेन का फार्मूला क्या होता है। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हमको। सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, हमको पहले मीथेन के नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हैं, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, सिर्फ इसको पुट कर देना और नंबर्स ऑफ मोल्स से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए अभी हम नंबर्स ऑफ मोल्स निकालते हैं मीथेन के लिए। तो नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या लगता है हमें, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होता है, CH4 के लिए कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल एटम का मास हमको कैलकुलेट करना होता है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन, प्लस यहाँ पे मीथेन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, प्लस ये 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल कितना हो गया, मोलर मास ऑफ मीथेन कितना होगा, फिर ये 12 + 4, टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। और मास, ठीक है, ये हो गया उसका मास, मोलर मास। और मोलर मास कैसा होता है, ग्राम पर मोल में होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मोलर मास किसके लिए निकालते हैं हम, मोल्स के लिए निकालते हैं। तो कितना ग्राम होगा कोई मॉलिक्यूल्स एक मोल में, तो ग्राम पर मोल लिया जाता है मोलर मास में, ठीक है। वेट कितना है, फिर वेट हमको बताए, वेट कितना है यहाँ पे 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे वेट दे के रखा है 24 ग्राम, और मोलर मास कितना निकाला हमने, 16 ग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ से ग्राम कैंसिल होगा, और जो नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं NO किस में होते हैं, मोल्स में होते हैं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कितने से कटेगा ये, 16, 1 से कटेंगे, 16 से कटेगा, कितना बचेगा, फिर 8 बचेगा। 8 अगर पॉइंट लगा देता हो तो इतना लगभग 1.5 मोल्स के आसपास आएगा, ठीक है। तो जो N की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 1.5 मोल हो गई। तो इस प्रकार से हमने मोल निकाल लिया। अभी जो एंथैल्पी चेंज है उसको निकाल लेंगे हम, डेल्टा H, ठीक है। अब इसको H मत लिखो, HF ऑफ मीथेन लिखो इसको, ठीक है, HF ऑफ मीथेन फॉर्मेशन एंथैल्पी। अभी क्या करना है, नंबर्स ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -75 किलो जूल पर मोल, मल्टीप्लाई, ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स कितने निकाले हमने, 1.5 मोल्स निकाले। तो
यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसे हो गए, ऊपर आ जाएगा। तो डेल्टा एच कितना होगा फिर -75 मल्टीप्लाई 1.5, तो डेल्टा एच इसका आधा कितना होगा, 75 का आधा निकालना है हमें, या इसको 1.7 मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा इसका लगभग आएगा 7। इसका जो आंसर आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट आएगा इसका 112.5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 112.5 किलो जूल। तो इसका जो आंसर आएगा 122.5 किलो जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एंथैल्पी चेंज फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है तो कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उसकी फॉर्मेशन और उसके कितने नंबर्स ऑफ मोल्स से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंथैल्पी चेंज किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से हमने डेल्टा एच को निकाल लिया है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच अमंग फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। हमको बताना है कि जो डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल होगा, ठीक है। और इसको बताने के लिए क्या होगा, एक फार्मूला पता होता है हमें। क्या पता है हमको जनरली, जो डेल्टा एच होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है, ठीक है। ये पता है हमको। हमको क्या शो करना है, जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। कब होगा, जब डेल्टा एन जी आई टी को क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि नंबर्स ऑफ मोल्स जो गैस हो गए और जो आई टी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब हमारा जो ए डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है फिर, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। हमको क्या करना है, इन चारों में से ऐसा देखना है कि जहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गए, इक्वल होना चाहिए। तब जाके डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले देखो ए को देखना है, PCl5 के 1 मोल्स ऑफ गैस कन्वर्ट हो रहे PCl3 गैस और Cl2 में। तो देखो इसमें पहले ए के लिए निकालते हैं हम डेल्टा एन जी, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, PCl3 का 1 मोल्स और Cl2 का 1 मोल्स। तो यहाँ पे कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स माइनस यहाँ पे PCl3 का कितने मोल्स हो गए, 1 मोल्स हो गए। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और अगर डेल्टा एन जी 1 हो रहा है तो इक्वल हो गए या दोनों नहीं हो गए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, क्वेश्चन बी के लिए निकालते हैं हम डेल्टा एन जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मोल से प्रोडक्ट के, 1 मोल से माइनस रिएक्टेंट के चेक करो, यहाँ पे 2 मोल्स प्लस ऑक्सीजन भी गैस में तो उसका 1 मोल्स। ध्यान में रखना, जब भी गैस का पूछा जाए तो गैस के ही मोल्स काउंट करने हैं, लिक्विड और सॉलिड के काउंट नहीं होते, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 नहीं हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। फिर सी के लिए निकालो डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कितना निकलेगा फिर, प्रोडक्ट में कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं माइनस, रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 और 1, तो 1 + 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 - 2। तो जो डेल्टा एन जी क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो हमने डेल्टा एन जी कहाँ पे 0 आ रहा है, सी में 0 आ रहा है। तो डेल्टा एन जी अगर 0 होगा तो जो डेल्टा एच किसके बराबर होगा उस समय, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है हमारा सी होगा इसका, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को इक्वल करना है हमें, तब तो नंबर्स ऑफ मोल्स कितने आने चाहिए, 0 आने चाहिए। यही क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में पूछ लेंगे तो अगर उन्होंने पूछ लिया कि मुझे अगर इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज क्या करना है, अगर इक्वल करना है तो मुझे क्या करना होगा, फिर तब मुझे क्या करना होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स क्या हो गए, इक्वल करने होंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, तब जाके डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक।
ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमको गिवन है और डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है। अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, तो हमको एक बात पता होती है, डेल्टा एच इसके बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आई टी के बराबर होता है। हमको क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का डिफरेंस निकालना है। तो किसके बराबर होगा, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। ठीक है, हमको सिर्फ नंबर्स ऑफ मोल्स निकालना है इस रिएक्शन के लिए, तो नंबर्स ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो निकालो फिर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए निकालना है, हमको हमेशा गैस ही देखना होता है। यहाँ पे देखो कार्बन सॉलिड में है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो अभी इधर देखो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने मोल्स है इसके 1 मोल्स आ रहे हैं, माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट से मोल्स कितने आ रहे हैं, कार्बन सॉलिड में तो इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमको गैस के चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, कितने मोल्स है उसके 3 मोल्स है, तो जो डेल्टा एन जी होगा वो कितना होगा फिर -2 होगा। ठीक है, तो अभी इसका यूज करना है हमको, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, डेल्टा एन जी कितना है -2 आर टी, तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा -2 आर टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसके ऊपर भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको भी स्टेटमेंट देके रखे हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या देके रखा है हमें, द डिफरेंस इन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 व्हेन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट सही है क्या, उन्होंने क्या बताया है, द डिफरेंस इन चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है डेल्टा एच एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू जो इक्वल है वो 0 कब होगी, ये 0 कब होगी, जब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के क्या होगी इक्वल होगी। हमको एक फार्मूला पता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आई टी। ठीक है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। जब हम इसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे, जब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0 कर देंगे, तो ये पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो उनका डिफरेंस 0 कब होगा, जब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या हो गए 0 हो गए। द डिफरेंस इन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 व्हेन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल। तो ये बात क्या हो रही है, सही हो रही है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर ये डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा 0 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट उनका जो डिफरेंस होगा वो अगर 0 होगा, तो जो डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर बी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज इनटू वर्क डन एंड हीट। ये बता रहा है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, एनर्जी को हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नहीं उसको बना सकते, लेकिन इसको उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं वर्क में और हीट में। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो डेल्टा यू को हम Q प्लस W में चेंज कर सकते हैं। डेल्टा यू क्या होती है, एक एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, उसको हम Q प्लस W में ट्रांसफॉर्मर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये भी तो सही है हमारा। ठीक है, हमको रॉन्ग बताना है। ही कैन नॉट बी
फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर एन टू हाई टेम्परेचर एन। अभी मुझे बताओ हीट हमेशा कैसे फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर एन से लो टेम्परेचर एन की ओर ही हीट फ्लो होती है हमेशा। और इसमें वही बताया कि हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर एन टू हाई टेम्परेचर एन। ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अभी स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर एन टू हाई टेम्परेचर एन। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर एन से लो टेम्परेचर एन की ओर फ्लो होती है और इसी को क्या बोलते हैं हम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अभी हम कंसिडर करते हैं ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जो हमको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, रॉन्ग ही पूछा गया। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है। और जो हमारा आंसर है ये क्या होगा, ये वाला होगा हमारा आंसर, ठीक है। हमको अगर रॉन्ग पूछा है तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग है ये वाला, ये कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। अभी हम पूरे स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। ई क्या दिया है, डब्ल्यू क्यू आर पाथ फंक्शन, सही बात है। डब्ल्यू और क्यू क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। एफ में पूछा है इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट फंक्शन आर जीरो बट पाथ फंक्शन आर नॉट जीरो। तो क्या होता है, अगर साइक्लिक प्रोसेस होती है, सपोज करो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यहाँ से शुरुआत हुई और वापस वहीं पे आके खत्म होना, इसी को क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस। और ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस जो स्टेट फंक्शन होते हैं, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस के समय जो पाथ फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस के समय स्टेट क्या होती है, सेम हो जाती है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है। इसके कारण जो स्टेट फंक्शन है साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाते हैं और जो पाथ फंक्शन है वो जीरो नहीं होते। और स्टेटमेंट में क्या दिया है, इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट फंक्शन आर जीरो बट पाथ फंक्शन आर नॉट जीरो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स इज जीरो, या इसको बोल सकते हैं हम एंट्रोपी चेंज। क्या बोल सकते हैं इसको, एंट्रोपी चेंज ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स इज जीरो। बिल्कुल सही। जो डेल्टा एस होगा कितना होगा, जीरो होगा। कहाँ पे, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसी को क्या बोलते हैं हम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट यही होता है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स इज जीरो होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इस पूरे स्टेटमेंट के साथ ही पूरे थर्मोडायनेमिक्स के जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा।